हेलो दोस्तों, श्री शिक्षा क्लास में आपका स्वागत है। मैं पीयूष सर। इतिहास के पन्नों से कनौज का संघर्ष की कहानी, जिसको त्रिपक्षीय युद्ध कहा जाता है, वो आपके सामने लेकर आया हूं। कनौज एक संघर्ष का केंद्र बना रहा, जिसमें 3 शक्तिशाली राजवंश शामिल थे। प्रतिहार गुर्जर, जो कि गुजरात से उनका ओरिजिन था। वहीं पर दूसरा पाल वंश, जो कि बंगाल से थे। और तीसरा राष्ट्रकूटा एम्पायर, जो कि दक्षिण भारत का बहुत ही बड़ा राजवंश था। यह लड़ाई उस इत्र के शहर का है, कनौज का, जो कि हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद उसमें खालीपन आ गया था। उस खालीपन को भरने के लिए 3 बड़ा साम्राज्य इस संघर्ष को 200 साल तक जारी रखते हैं। गंगा नदी के तट पर बसा ये कनौज आज का उत्तर प्रदेश, जहां व्यापार और समृद्धि हुआ करती थी हर्षवर्धन के समय में, और वही केंद्र बना, वही कारण बना त्रिपक्षीय लड़ाई का, जो कि आपके 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक संघर्ष जारी रहा। पीयूष सर के साथ इस इतिहास में द ट्रिपटाइट स्ट्रगल ऑफ कनौज समझने की कोशिश करते हैं। क्या लड़ाई थी ये कनौज की? क्या लड़ाई थी? क्या अद्भुत लड़ाई थी? जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। बात करें उस इतिहास का जिसमें अद्भुत ये लड़ाई रहा है। देखा जाए, जो बार बार विजय हुआ, उसका क्षेत्र का विस्तार नहीं हुआ। जो बार बार हरा, उसने अपना विस्तार क्षेत्र का सबसे ज्यादा किया। और आखिरकार में मिहिर भोज, जो पूरे गुर्जर प्रतिहार का द महान राजा, द ग्रेट किंग विजय साबित होते हैं 200 साल बाद। ये उसकी कहानी है, उस कनौज की कहानी है। ये कनौज आज के उत्तर प्रदेश में बसा इत्र का वो शहर, जो कि हर्षवर्धन के बाद खालीपन था, उसको भरने की कोशिश 3 बड़े साम्राज्य करते हैं। बात करें इस कनौज की, तो ये कनौज को सेंटर केंद्र बनाया था हर्षवर्धन की मृत्यु, जिनकी मृत्यु 647 ईस्वी में हुआ था। पिछला वीडियो हमने देखा था एराइज ऑफ हर्षवर्धन, कैसे एराइज हुए थे हर्षवर्धन, एक महान राजा साबित हुए, जिनके अंदर समुद्रगुप्त, अशोक जैसा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उनके अंदर शामिल था। उत्तर भारत के अशोक कहे जाने वाले हर्षवर्धन 647 में मृत्यु होने के बाद इनका उत्तराधिकारी ना होने के चलते, जो पुष्यभूति साम्राज्य था, उसका छोटे छोटे राज्यों में टूट जाना। साथ में कहा जाता है, ऐसा माना जाता है पुराणों में, कि पश्चिमी भारत को बचाने के लिए यज्ञ से 4 क्षत्रियों को
उत्पत्ति कराया गया था, या ये कह सकते हैं कि 4 क्षत्रिय वंश यज्ञ से उत्पन्न हुए थे, जिनको पश्चिमी हिस्सा के द्वारपाल के रूप में जाना जाता है। और वो कौन कौन से थे? तो पहला जो क्षत्रिय वंश था वो था चौहान, दूसरा चालुक्य, तीसरा प्रतिहार पारमार, और चौथा प्रतिहार गुजर प्रतिहार जिसको कहा जाता है। ये 4 क्षत्रिय राजवंश को ये कहा जाता है कि इस पश्चिमी हिस्सा के द्वारपाल के रूप में अपने आप को स्थापित किए थे। इनके अलग अलग जगह था, जैसे गुर्जर प्रतिहार का ये वाला हिस्सा जो पश्चिमी हिस्सा है, वहीं पर चालुक्य वंश नीचे की तरफ था, चौहान बाद में आता है पश्चिमी हिस्सा को बचाने के लिए, वही परमार भी बाद में आता है। लेकिन यह कहानी है 8वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी का, जहां पर कनौज का त्रिपक्षीय युद्ध प्रारंभ होता है इन 3 राजवंशों में। पहला गुर्जर प्रतिहार जिसका ओरिजिन गुजरात था। कहां था? गुजरात। गुजरात। वहीं पर पाल वंश जो था बंगाल में इनका ओरिजिन हुआ। बंगाल में आज के वेस्ट बंगाल मिलके और बांग्लादेश मिला के सारे बंगाल, साथ में राष्ट्रकूटा एम्पायर जो दक्षिण के एरिया में इनका स्थापना हुआ, इन्होंने अपना विस्तार किया। कहा जाता है प्रतिहारों के बारे में कि अरबों ने बहुत कोशिश किया इस एरिया को भेदने के लिए, और ये एरिया, ये क्षेत्र को कभी भेद नहीं पाए। उसका प्रमुख कारण था गुर्जर प्रतिहार, जब कभी आने नहीं दिया। इनके महानतम राजा भोज साबित होंगे। वहीं पर पाल वंश के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म का प्रचारक, जिन्होंने भागलपुर में विक्रमाशिल्य यूनिवर्सिटी का स्थापना किया, नालंदा और तक्षशिला का मरम्मत करवाई, पाल वंश ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, वैसा ही जो कि जिसने हर्षवर्धन द्वारा किया गया था। वहीं पर राष्ट्रकूटा के बारे में कहा जाता है इनका महानतम राजा गोविंद तृतीय ने पूरे श्रीलंका तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। वहीं पर अमोघ वर्षा में कहा जाता है कि 64 साल तक राजगद्दी पर बैठे और दक्षिण के अशोका के नाम से अमोघ वर्षा को जाना जाता है। ये 3 बड़े शक्तिशाली राजवंश का संघर्ष की कहानी और केंद्र बना कनौज। वो कनौज जो कि व्यापार के लिए हर्षवर्धन के समय में श्रेष्ठ माना जाता था, और उसका कारण था गंगा का मैदान, जहां से शिप मार्ग द्वारा पश्चिमी से लेकर पूर्वी तक व्यापार को बहुत उन्नत बनाया गया था। वहीं पर इत्र का, आज का इत्र का शहर, इत्र परफ्यूम का शहर कनौज उस समय जंग का मैदान बन गया। देखो, इतिहास में एक बहुत ही बड़ा खेल हुआ है। वो खेल क्या है? वो खेल क्या है? वो खेल है केंद्र का, सेंटर का। यदि हम केंद्र की बात करें, मतलब सेंटर की बात करें, जिसको जीतने पर आप एक अच्छे शासक और ग्रेट सम्राट बनेंगे,
तो प्राचीन भारत के इतिहास में आप जाएंगे तो प्राचीन के भारत के इतिहास में आपको राजगृह, पाटलिपुत्रा, साथ में आगे चल के उज्जैन का नाम आता है। इसके बाद प्रारंभ होती है, कनौज सेंटर बनता है। कनौज जो कि उत्तर प्रदेश में है और यही लड़ाई का कारण बनता है। गुप्ता एम्पायर के टूटने के बाद छोटे छोटे राज्य बने, सामंतवाद पर राज्य बने, जमींदारों ने अपना अपना राज्य बनाया। पूरा का पूरा उत्तरी भारत खाली हो गया था। वहां पर एक महान राजा आता है जो 16 साल के एज में राजगद्दी पर बैठता है, जिसके पिताजी मर जाते हैं। उनके बड़े भाई को मृत्युदंड दिया जाता है। भंडी मामा द्वारा पालन पोषण किया गया द ग्रेट हर्षवर्धन पूरे उत्तर भारत का एक महान राजा साबित होते हैं। लेकिन उनके मरने के बाद उनका जो अगली पीढ़ी थी साम्राज्य को बचा नहीं पाती है और पुष्यभूति साम्राज्य फिर वापस छोटे छोटे राज्यों में टूटता है। और उसके बाद स्टार्ट होता है उस कहानी का जिसका नाम है त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें 3 महान राजवंश गुजरा प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूटा। अचंभित बात है दोस्तों, अचंभित बात है दोस्तों, धर्मपाल की कहानी अभी बताने जाएंगे। लेकिन उससे पहले आऊंगा वापस इस मानचित्र पर। लेकिन उससे पहले जरा हम देखते हैं कि कनौज क्यों महत्वपूर्ण था। यदि हम कनौज की बात करें तो कनौज ट्रेड सेंटर था, ट्रेड सेंटर था। साथ में हर्षवर्धन के जाने के बाद हर्षवर्धन ने इसको केंद्र बनाया था। साथ में फर्टाइल जमीन, उत्तर प्रदेश की फर्टाइल जमीन, लैंड का मतलब होता है उपजाऊ भूमि का महत्व फिर वापस बढ़ गया था। और वो कनौज से लेकर बिहार तक के एरिया जो कि उपजाऊ जमीन के लिए जाना जाता था, उस पे अधिकार सबको करना था, इस फर्टाइल लैंड। साथ में उत्तर भारत का सम्राट बनना है तो आपको कनौज पे कंट्रोल, नियंत्रण करना ही होगा। यह मोटिव था कनौज के पीछे। साथ में यदि हम बात करते हैं, ये तो इंपॉर्टेंस हो गया। ये देखिए जो गुप्ता एम्पायर को टूटने के बाद, ये गुप्ता एम्पायर का मानचित्र है। इस गुप्ता एम्पायर के टूटने के बाद प्रारंभ होता है 3 लड़ाइयां। पहला राजवंश, तो देखो त्रिपटाइट लड़ाई में, त्रिपक्षीय युद्ध में कौन कौन राजा शामिल होते हैं, पहले उनके बारे में समझे, तब न समझ में आएगा कौन किससे लड़ा, कौन किससे भिड़ा। चूहे बिल्ली का खेल जो था, कौन प्रारंभ किया और किसने खत्म किया। तो पाल वंश में एक ही नाम आता है और जिनका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल। वहीं पर राष्ट्रकूटा में 2 मुख्य राजा सम्राट आते हैं। पहला जिनका नाम था ध्रुव और दूसरा राजा था जिनका नाम है गोविंद तृतीय।
वहीं पर गुर्जर प्रतिहार की बात करें तो यहां पर 3 राजा आपको प्रमुख दिखाई देता है। त्रिपक्षीय युद्ध की बात कर रहे हैं। नाग भट्ट प्रथम, दूसरा बत्स राजा, तीसरा नाग भट्ट, तृतीय। कहानी है 730 की के आसपास नाग भट्ट ने गुर्जर प्रतिहार का स्थापना राजस्थान के जोधपुर में किया था। धर्मपाल, इस धर्मपाल के बारे में कहा जाए, यदि हम इन धर्मपाल के बारे में कहा जाए, ये देखिए पाल वंश का धर्मपाल, त्रिपक्षीय लड़ाई में, ट्रिपाइट स्ट्रगल में जो सबसे अहम भूमिका निभाते हैं वो निभाते हैं ये आपके धर्मपाल। अब इनका खासियत सुनते जाइए। ये महाराज सबसे हारेंगे, इवन गुर्जर प्रतिहार से भी हारेंगे, साथ में ये वापस हारेंगे राष्ट्रकूटा एम्पायर के ध्रुव से, फिर दोबारा हारेंगे। उसके बावजूद भी धर्मपाल के पास सबसे ज्यादा भूमि होगा। मजाक नहीं, ये विश्व के इकलौता ऐसे सम्राट हैं जो कि युद्ध हारने के बाद भी इनका क्षेत्र का विस्तार हुआ, यानी इसके क्षेत्र बढ़े। और वो राजा थे धर्मपाल, पाल वंश का। वहीं पर यदि हम दूसरा बात करें राष्ट्रकूटा का, तो 2 महान शासक ध्रुव और गोविंद तृतीय इसमें भाग लेते हैं। ये महान राजा पहला कौन सा, तो ध्रुव, और तीसरा गोविंद तृतीय महान शासक साबित हुए। ये हैं राष्ट्रकूटा का, जो कि अपना श्रीलंका तक विस्तार करेंगे। और साथ में वही ज्यादा प्रतिहार की बात करें तो इनमें नाग भट्ट प्रथम, बत्स राजा और नाग भट्ट द्वितीय, ये तीनों हारकर भी 200 साल बाद सबसे ज्यादा क्षेत्र का विस्तार करेंगे। मतलब इस त्रिपक्षीय युद्ध में बड़ा भयानक चीज हो रहा है भाई। और भयानक क्या हो रहा है कि जो डायनेस्टी, राजवंश हारता है, आखिरकार में उसी के पास सबसे ज्यादा क्षेत्र रहता है। तो प्रारंभ करते हैं, क्या कहानी था, प्रारंभ करते हैं क्या कहानी था इनका। यदि हम जाएं विस्तार में तो देखो भाई, यहां पर वापस आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये लड़ाई किसके किसके बीच में थी, कौन किससे भिड़ा और कौन किससे जीता। केंद्र तो आपको समझ में आ गया होगा, केंद्र तो एक ही था, कनौज, जिसके लिए लड़ाई था। यदि हम बात करें तो ये कहानी प्रारंभ करते हैं, कौन सी कहानी, लड़ाई का कहानी। वो गुर्जर प्रतिहार के सम्राट बत्स राजा द्वारा ये लड़ाई प्रारंभ होता है। और ये लड़ाई क्यों प्रारंभ होता है, उनको तो चाहिए था कनौज को उनको कंट्रोल करना था। तो वो चले इधर से और इधर बैठे हैं धर्मपाल। धर्मेंद्र की याद आ गई, अभी हमारे धर्मेंद्र जी गए हैं। तो धर्मपाल जो हैं वो चले इधर, इधर चले वो, इधर चले वो।
चूहा बिल्ली का खेल प्रारंभ हो गया है। चूहा बिल्ली का खेल प्रारंभ हो गया है। लड़ाई ठानी है वत्स राजा, लेकिन धर्मपाल कहां मानने वाले ये भी चल दिए कि हम भी कनौज पर अटैक करेंगे। लेकिन इसमें वत्स राजा धर्मपाल को हरा देते हैं। कौन जीतता है यहां पर? तो विनर कौन बना? विनर, पहला विनर वत्स राजा। गुर्जर प्रतिहार का वत्स राजा विनर बन गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आएगा अभी। वत्स राजा कनौज को जीतने के बाद मन उनका आगे बढ़ने के लिए सोचा। जो चीजें जितना मिलता है ख्वाब उतना ही बढ़ते चला जाता है। और ख्वाबों के दुनिया में वत्स राजा सोचे कि इसी समय हम निपटा देते हैं दक्षिण भारत को। कनौज जीतने के बाद इनकी प्रारंभ हो गई कहानी। कहां पर? राष्ट्रकूटा एम्पायर के साथ। नीचे की तरफ इनका आना, और यहीं पर खड़े थे गोविंद तृतीय के बेटा ध्रुव। देखे कि ऐसा नहीं चलेगा भाई, ऐसा नहीं चलेगा। तो उन्होंने लपेट लिया किसको? वत्स राजा को। और इनके बीच में युद्ध हुआ, वत्स राजा और ध्रुव के बीच में। और इस लड़ाई में जीता कौन? तो जीतना तय था राष्ट्रकूटा के ध्रुव ने जीता। और ध्रुव वापस कनौज पे क्या कर लिए? कंट्रोल कर लिए। अरे भाई, पहला विनर ऐसे लिखो, प्रतिहार और पाल के बीच में विनर हुआ वत्स राजा। लेकिन दूसरा जो विनर हुए किसके बीच में? तो दूसरी लड़ाई बनी वत्स राजा और ध्रुव के बीच में। और यहां पर विनर साबित हुए ध्रुव। मतलब फाइनली ध्रुव जीत गए और कनौज पे जाके बैठ गए। ओहो, अभी तो कहानी प्रारंभ हुई है, खत्म नहीं हुआ है भाई मेरे दोस्तों। यहां पर खत्म नहीं हुआ है कहानी, प्रारंभ भी होता है यहीं से। ध्रुव जाके यहां पर बैठ गए। लेकिन एक वंश था चालुक्य, और चालुक्य के ही सामंत हुआ करता था राष्ट्रकूटा। चालुक्य भी लड़ने में बहुत ताकतवर था, ये भी तो क्षत्रिय था। अभी तो बताया था चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार, चार क्षत्रिय वंश जो कहा जाता है यज्ञों से पैदा हुए थे। और इनका काम था पश्चिमी भारत के द्वारपाल के रूप में काम करना। तो चालुक्य कहां टिकने वाला? जैसे ही राष्ट्रकूटा ऊपर की तरफ भागा, दक्षिण में खालीपन स्टार्ट हो गया। खालीपन महसूस हुआ चालुक्यों को, और ये लड़ लिए। ये आगे की तरफ भाग लिए, किधर? राष्ट्रकूटा की तरफ। तो ध्रुव को कनौज छोड़कर फिर वापस आना पड़ा। कहां पर आना पड़ा? तो फिर वापस आना पड़ा अपने जगह रानीखेत में, मान्यखेत में, जहां पर उनका कैपिटल था, राजधानी था। तो ध्रुव कनौज को छोड़ के वापस चले आते हैं दक्षिण भारत में। जैसे ही वो दक्षिण भारत में आते हैं, ये फेज 1 की लड़ाई है, फेज 1 की लड़ाई है। अभी फेज 2 की लड़ाई बाकी है। जरा देखते हैं फेज 2 की लड़ाई। यहां पर तो जीत गए ध्रुव, लेकिन ध्रुव ने भी कनौज नहीं रख पाए।
ध्रुव ने भी कॉनेज नहीं रख पाए, तो फेज 2 की लड़ाई प्रारंभ होती है। फेज 2 की लड़ाई, फेज 2 की लड़ाई। अब यहां कौन भाई, तो फिर प्रारंभ करते हैं कौन, लड़ाई प्रारंभ करता है फिर प्रतिहार। प्रतिहार के अंदर तो बिजोड़ वही था, लड़ना था, मतलब लड़ना था, उसको तो कनौज चाहिए, मौका देखे निकल लिए। अब यहां पर राजा वत्स राजा नहीं बैठे हैं, वो तो हार चुके थे, उनका बेटा आते हैं और जिनका नाम है प्रतिहार का बेटा, जिनका नाम है नागभट्ट, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय। अब भाई नागभट्ट प्रतिहार का ये अपने बाप का बदला लेने चल दिए वापस कनौज को जीतने। लेकिन पाल वंश में फिर वही राजा बैठा। कौन राजा, तो पाल वंश का धर्मपाल यहां पर बैठे थे, धर्मपाल। ये भी चक्कर में थे, तुम निकलो तो सही, तुम निकलो तो हम भी निकलेंगे। ये तो था उन्हीं के बीच में कहानी, तुम निकलो तो हम भी निकलेंगे। जैसे ही नागभट्ट निकले, धर्मपाल नहीं माने, ये भी निकल लिए, और निकल लिए तो वापस फिर निकल लिए। क्यों, क्योंकि दोबारा दूसरी लड़ाई में भी धर्मपाल हार जाते। भाई ये बंदा हारने के लिए ही जन्म लिया था, ये बंदा वाकई हारने के लिए ही जन्म लिया था। दूसरी लड़ाई भी हार गए धर्मपाल नागभट्ट द्वितीय से। अब कनौज पे फिर किसका, कनौज हो गया प्रतिहार का। फिर मन मचला और मचलते हुए फिर बोला कि हमारे पिताजी का जो हारना हुआ था राष्ट्रकूटा के ध्रुव से, उसका बदला लेकर रहेंगे। और उस बदला के लिए फिर वापस चल दिए ये नीचे की तरफ। नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, उस समय तो फिर भी इतना शक्तिशाली राजा नहीं बैठा था, लेकिन अब राष्ट्रकूटा के सबसे शक्तिशाली राजा गोविंद तृतीय बैठे हैं। तो राष्ट्रकूटा में कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, गोविंद तृतीय। न आओ देखा न ताओ देखा, नागभट्ट को फिर क्या कर दिए, ठोक दिए। फिर वापस जो है नागभट्ट फिर हारते हैं गुर्जर प्रतिहार का। और ध्रुव सबसे महानतम शासक था राष्ट्रकूटा का, तो यह फिर वापस कनौज पे अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है। कहा जाता है गोविंद III के बारे में, यह पूरा श्रीलंका तक इनका साम्राज्य का विस्तार हुआ था। लेकिन यहां पर फिर कहां टिकने वाले गोविंद III। फिर समस्या ये चालुक्यों ने पैदा करी नीचे, और जैसे चालुक्यों ने नीचे संघर्ष पैदा किया, फिर वापस कनौज के छोड़ के ये नीचे की तरफ चले आए। और आखिरी में प्रतिहार का जो महान राजा भोज आएगा, और यही भोज इस युद्ध के आखिरी क्षण, जहां पर पाल वंश को भी हराएगा, राष्ट्रकूटा को भी हराएगा और विनर साबित हो जाएगा। मतलब त्रिपक्षीय युद्ध जो 200 साल तक चले आ रहा था, उसका आखिरी जो विनर साबित होंगे वो भोज होंगे, और वो होंगे गुर्जर प्रतिहार के महानतम राजा। वो पूरा का पूरा कनौज किसके अंदर चला जाएगा, तो प्रतिहारों के अंदर। प्रतिहार आखिरी विनर होंगे, मतलब
लास्ट विनर जो होगा वो कौन होगा? प्रतिहार होंगे, और जो लास्ट विनर होगा उसी को ही विनर माना जाएगा। ये कहानी था 3 साम्राज्य की, 3 राजवंश की लड़ाई। फिर अगले एपिसोड में हम देखेंगे इनके महानतम राजाओं के बारे में, भोज के बारे में देखेंगे, धर्मपाल महिपाल के बारे में देखेंगे, साथ में राष्ट्रकूटा एम्पायर के ध्रुव 3 की कहानी समझेंगे, शायद दक्षिण भारत के अशोक से नाम जाने जाने वाले अमोघ वर्षा की कहानी, और राष्ट्रकूटा का वो अजंता का मंदिर जिसमें शिव भगवान स्थापित था, जो कि कहा जाता है पत्थरों को काटकर वो मंदिर का निर्माण कराया गया था, उसकी कहानी। विक्रमशिला की कहानी देखेंगे, जो पाल वंश का धर्मपाल ने बनाया था भागलपुर में। वहीं पर प्रतिहारों की विजय की कहानी अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।